नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव कर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं नमन अग्रवाल, जिन्होंने एसबीआई पीओ 2022 एग्जाम क्लियर किया है। चलिए बात करते हैं नमन से और जानते हैं उनका सफर एसबीआई पीओ बनने तक का। वेलकम अमन नमन एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया और गौरव सर का भी कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का चांस दिया गया। तो मैंने अभी रिसेंटली मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने एसबीआई पीओ का फाइनल सिलेक्शन लिया है 2023 में। नमन, हमें बहुत खुशी है कि हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं, रूबरू हो पा रहे हैं। और व्हेन योर स्टूडेंट एक्सेल्स इन द एग्जामिनेशन, इतनी खुशी होती है एंड इतना प्राउड फीलिंग है। एंड यू बीन वन ऑफ द या कंसिस्टेंट एंड रेगुलर स्टूडेंट्स, आर वेरी वेरी हैप्पी नमन। आज आपने जो सपना लिया था, जो सपना ठाना यस था, उस मैम। पर फतेह की है। हाउ डू यू फील राइट नाउ? क्योंकि हमें खुद पे भी गर्व होता है जब हम जो ड्रीम सोचते हैं अगर उस तक पहुंच जाए तो। अभी तो मैम जैसे हर कोई जिसका भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है सभी को काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश है। एक्चुअली मतलब लगभग 1.5 से 2 इयर्स का स्ट्रगल था और उसके बाद फाइनली फिर जॉब मिलना, वो भी एसबीआई पीओ में। काफी ड्रीम जॉब तो वैसे भी है और प्लस फिर एसबीआई जैसी जॉब, तो काफी अच्छा लग रहा है सबको, फैमिली भी काफी खुश है। आवाज नहीं आ थोड़ा रही सा आपकी। बताएं अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग। मैंने तो मैम 12th के बाद ग्रेजुएशन किया है बीएससी से, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से 2021 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद जस्ट मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन में लग गया था। और बाकी बचपन से हमेशा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी यही था कि कुछ अच्छा ही करेंगे, तो वही आज उनकी सारी अपेक्षाओं पे ऊपर उभर के आए हैं। एसबीआई पीओ की नौकरी जब से मिलेगी तो काफी अच्छा लग रहा है। ये सपना, हम बात करते हैं सपना क्या हो, बट आपके लिए एसबीआई पीओ बनना कितना बड़ा सपना था? मैम जैसे कि मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो काफी ज्यादा बहुत जैसे कहते हैं कि कुछ मिडिल क्लास फैमिली की भी कुछ लेयर्स डिफाइन की गई है। जैसे लोअर मिडिल मिडिल क्लास फैमिली को हम लोग बिलोंग करते, तो हम लोग का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था। बस ये था कि जो भी करना है एजुकेशन के थ्रू ही करना है। प्लस उसके बाद एसबीआई जैसी नौकरी मेरे लिए और मेरे पूरे घर वालों के लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम है, जो अभी पूरा हुआ है जब रिजल्ट आया है। तो बस यही है कि काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और काफी अच्छा लगता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्क करने जाएंगे तो खुद की भी रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ेगी और लोगों जो सोचते हैं हमारे बारे में उनका भी काफी ज्यादा व्यू पॉइंट चेंज होगा। ओके, सो लेट्स, आपने जैसे बताया कि आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड बट लो मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों से बहुत होप्स रहती हैं एंड इट्स हाँ इन्विजन्ड जी। कि बच्चे जो हैं दे विल चेंज द वे ऑफ देयर लाइफ एंड फैमिली लाइफ एंड एवरीथिंग। नाउ यू हैव, हाँ जैसे कह सकते हैं ना, यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांटेड टू। और जो आपके हाँ घर में आपसे एक्सपेक्टेशंस थी उसको भी आपने, दे आल्सो हैव कम टू अ पॉइंट वेयर इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीबॉडी। नमन, या अपने या ऊपर जब इस पूरी जर्नी को रिफ्लेक्ट करते हैं, from being all the struggles and hard work and now sitting here as a successful candidate in SBI, um, how do you reflect your journey? मैम सबसे सबसे मेन पॉइंट तो तभी आ जाता है जिस मोमेंट में एसबीआई पीओ का फाइनल रिजल्ट आता है, तब से अपने एटीट्यूड में भी काफी चेंज लगता है। पहले तो ये लगता है कि हाँ हम ही खुद लोग मतलब हम खुद ही डिपेंडेंट लोगों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर हम खुद सपोर्ट नहीं कर पा रहे, बस उनका पैसा मेरे ऊपर लग ही रहा है किसी ना किसी तरह से। तो जब वो रिजल्ट आया उसके बाद एटीट्यूड थोड़ा चेंज हुआ। लगता है कि नहीं, मेरे अब मेरा मौका है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करूँ। अब जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो हम लोग की फैमिली कंडीशन जैसे मैंने बताया अच्छी नहीं है, तो अब जब से रिजल्ट आया तब से सब यही चल रहा है कि अब ये भी करा लेंगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो एक हम लोग ये भी कहते हैं कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जो भी आता है उससे उसके पेरेंट यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो ड्रीम्स इनकम्प्लीट रह गए हैं हमारे बच्चे ही उसको पूरा करेंगे। तो वो चीज़ हमको अब देखने को मिल रही है। तो आपने प्रिपरेशन शुरू की, और आपने एग्जामिनेशन भी क्लियर किया। थोड़ा बताएं पूरे कैसे तैयारी की? मैंने अपनी प्रिपरेशन मैम 2021 में स्टार्ट की थी, ईयर एंड पे ही। तब उससे पहले तो मैं यही था कि जैसे मैंने बीएससी की है तो एमएससी की तरफ देख लो, तो एमएससी के भी मैंने कुछ एग्जाम दिए थे, बट उसमें
अच्छी रैंक आ तो गई, लेकिन फिर ये हुआ कि जब तक उसका एडमिशन का टाइम है तब तक एमएससी से मन ही हट गया था कि एमएससी नहीं करनी। तो फिर बैंकिंग का देखा, तो 2021 का तो कोई एग्जाम मैं नहीं दे पाया क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया था। उसके बाद ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो एग्जाम नहीं दे पाया। फिर 2022 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मैंने एग्जाम देना स्टार्ट किया। तो उसमें कोई भी मेरे एग्जाम दी तो सबके निकल लेते, लेकिन मेंस किसी का फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। आरआरबी पीओ की अगर बात करें तो आरआरबी पीओ हमने दिया था। आरआरबी पीओ में क्या हुआ, जीके में 0 मार्क्स आए क्योंकि उस समय कुछ पढ़ा ही नहीं था जीके में। उसके बाद से गौरव सर का नाम सुना, गौरव सर का कोर्स लिया। उसके बाद जीके स्टार्ट की मैंने पढ़नी आरआरबी पीओ मेंस के रिजल्ट के बाद। उसके बाद फिर देखा कि आईबीपीएस पीओ दिया, उसमें जीके में 12 मार्क्स आए। तो वो लगा कि हाँ 0 से 12 काफी अच्छा एक स्कोर हुआ है, तो और भी उसको अचीवेबल किया जा सकता है जीके में। तो तब से गौरव सर को ही फॉलो किया, और बाकी अपनी क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश की प्रिपरेशन जैसे चल रही थी वो उसी तरह से चले, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि उसमें कोई लूप होल था। तो फिर फाइनली फिर आईबीपीएस पीओ में मेरा कुछ फॉर्म में मिस्टेक थी, तो फिर नहीं हो पाया उसमें सिलेक्शन। और एसबीआई क्लर्क में भी 1-2 मार्क्स से रह गया, फाइनली एसबीआई पीओ निकला। तो जब बैठ के यही देखते हैं पुरानी अपनी जर्नी जो 1-1.5 साल हमने लगाई, तो तब यही था कि हाँ भाई हम गद्दे पे बैठ के अपना पूरा पढ़ रहे हैं, मम्मी खाना भी टेबल पे ला दे रही है। लेकिन अब वो लगता है कि हाँ वो सब जितनी भी स्ट्रगल किया सब काम आ गया। तो नमन, प्रिपरेशन जब कर रहे थे तो क्या स्ट्रैटेजी, क्या रोड मैप खुद के लिए बनाया? पहले जब मैंने इनिशियली सबसे अपना जीरो फेज मान के चले जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले तो मैंने सिलेबस देखा। फिर मैंने देखा कि हाँ लोग कहते हैं कि पजल काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो एक बार को तो हमने भी सोचा ठीक है चलो अभी पजल रुक के देखते हैं, क्योंकि अभी अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सिलेबस भी नहीं देखा है। तो मैंने अंकुश सर से रीजनिंग स्टार्ट की, पजल के अलावा सारे टॉपिक स्टार्ट किए थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कमांड आने लग गया तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो वहां से रीजनिंग स्टार्ट हुई। उसी समय मैंने क्वांट्स भी अपनी स्टार्ट की थी, वो भी आशीष अरोड़ा सर से स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद इंग्लिश भी स्टार्ट की। फिर अभी तक मैंने जीके का कुछ नहीं पढ़ा हुआ था। जीके जब भी पढ़ते थे तो हमेशा यही लगता था कि हाँ इतनी लंबी लंबी न्यूज है, कैसे हो पाएगा। फिर आरआरबी पीओ मेंस का जैसे अभी हमने बता दिया, जब उसमें फेल हुए फिर गौरव सर का नाम सुना तो लगा कि हाँ ये जो टीचर इतने बड़े बड़े पढ़ाते हैं इसको भी शॉर्ट में लाया जा सकता है, और जो शॉर्ट में लाया जा रहा है उसी में से एग्जाम भी आ रहा है। तो गौरव सर की वीडियो से जीके में भी हेल्प हुई। तो उसके बाद फिर आर मतलब मैं जैसे लोग यूट्यूब पे कहते हैं कि आप मॉक शुरू से स्टार्ट कर दीजिए देना, तो मेरा मानना इससे बिल्कुल अपोजिट है। जब आपकी प्रिपरेशन थोड़ी हो जाए, आपको लगे कि 50% सिलेबस डन हो चुका है, तब आपको मॉक स्टार्ट करना चाहिए। और मॉक में मैं हमेशा यही देखता था, अपनी परसेंटाइल देखता था। हमें मतलब ये नहीं देखो कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आपके 90 आने चाहिए, 80 आने चाहिए, 50 आने चाहिए। आप परसेंटाइल देखो क्योंकि उसका डिफिकल्टी लेवल भी तो अलग होता है। तो मैं हमेशा परसेंटाइल पे ही देखता रहा और बस यही फोकस करता था कि परसेंटाइल को कैसे अपना बेस्ट किया जा सके। बस इसी स्ट्रेटेजी के साथ मैंने सारे अपने एग्जाम्स लिखे और फाइनली एसबीआई क्लियर हुआ। ऐसा क्या चीज लगता है जो दैट डिफरेंशिएटेड यू फ्रॉम अदर्स ये फैक्टर से? मैम जैसे बाकी हमने भी और एग्जाम दिए और सब में फेलियर हुआ है, तो और एसबीआई में क्लियर हुआ, तो इसका एग्जाम इसका तो मैं काफी अच्छे से रिलेट कर ही पाऊंगा। तो मेन ये था कि जब मैं कोई भी एग्जाम दे के आता था तो लगता था कि हाँ एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन और हो जाते हैं मेरे से। जीके में भी कई बार लगता था कि जो मैंने किया है उसमें एक दो क्वेश्चन और हो जाते थे। तो बस अब यही था कि आईबीपीएस पीओ का भी जब एग्जाम था तो नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस आए हमारे सामने। तो पहले तो मन काफी घबरा गया। फिर कुछ क्वेश्चंस में ये भी हुआ कि एक क्वेश्चन को पहली बार में किया तो ऐसा ऑप्शन ऐसा मेरा आंसर आ रहा है जो ऑप्शंस में नहीं दिया है। तो वो लैक ऑफ थोड़ी सी मतलब प्रैक्टिस की वजह से भी था। फिर उसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है। तो मतलब मेरा उस पॉइंट पे ये लग रहा था कि या तो हर क्वेश्चन हम दो दो बार सॉल्व करें तब जाके मेरा होगा, और टाइम में लोग एक बार नहीं कर पाते तो हम 2 बार कैसे कर लेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस पे थोड़ा और ध्यान दिया। तो फिर यही हुआ कि जैसे अब आपने बोला कि यही एक डिफरेंस बताओ जो नॉन सिलेक्टेड होता है और जो सिलेक्ट हो जाता है। तो मेन बात ये प्रैक्टिस की आ गई। जैसे वो क्वेश्चन वहां पे मेरे को एक क्वेश्चन को 2 बार करना पड़ रहा था, तो यानी प्रैक्टिस की कमी थी। और जब वो प्रैक्टिस की कमी पूरी कर ली तो कई बार वो क्वेश्चन एक बार में ही हो जाता है। और अब तो ये भी होने लग गया था कि जैसे जो क्वेश्चन नहीं हो पाता हम तो वो पहले से हम देख के ही समझ जा रहे थे कि हाँ ये एकदम न्यू पैटर्न है, इसको टच भी नहीं करना है।
तो ये एक मेन रीजन लगता है, प्रैक्टिस और एक कंसिस्टेंसी लगती है। तो नमन, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने उसको समझा भी और बखूबी उसको निभाया भी। जी। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज एन एस्पिरेंट जी आपका क्या स्केड्यूल होता था रिवीजन का? मैम, जैसे अभी हमने बताया कि हमने जीके तो लास्ट मोमेंट पे स्टार्ट किया था, तो मैंने जीके के लिए स्पेसिफिकली ये किया कि पूरे अपने नोट्स हैंड रिटन बनाए थे और उसको मंथली वाइज मैं पूरा रिवाइज करता चला गया। तो डेली एक मंथ का मैं रिवाइज कर रहा था, क्योंकि एग्जाम भी लगभग एक मंथ बचा था एग्जाम में। और रही मैथ्स की बात, तो मैथ्स में मैंने टेबल्स जैसे ए4 शीट लेते थे एकदम प्लेन, तो उसमें अपनी पूरी टेबल लिखते जाते थे 12 से लेकर 20 तक की, और स्क्वायर भी लिखते थे उसी में, क्यूब भी लिखते थे और परसेंटेज टू फ्रैक्शन भी लिखते थे। तो उसको तब तक लिखते थे जब तक वो पूरा पेज एकदम फिल ना हो जाए, ऐसा लगे कि पूरा वो रेड रेड कलर की इंक से फिल है। तो मैथ की प्रैक्टिस ऐसे हो गई। पजल की प्रैक्टिस तो आप करते रहते, तो उसमें तो ज्यादा कुछ होता नहीं कि आपको डेली प्रैक्टिस की नीड है। आप 2-3 दिन में भी जैसे ऑल्टरनेट डेज पे भी आप करते रहो तो हो जाता है। मेन तो बस क्वांट का था, जैसे मैंने बताया वो अपना बना रखा था, डेली में लिखता था, कैलकुलेशन थोड़ी करता था, और जीके का डेली मंथली में रिवाइज करता था। गौरव सर, स्टडी आईक्यू का कितना अहम रोल रहा पूरे जर्नी में? बहुत बहुत वो तो जैसे आज अगर हम बताना चाहते तो वो तो ऐसा था कि एक जैसे बोट अगर एकदम अपने शीशोर पे खड़ी है एकदम कोने पे, उसको सेल करा दिया उन्होंने। उनके तो मैंने पहले मतलब जैसे अभी बताया RRBPO में 0 मार्क्स आने के बाद उनका करेंट अफेयर्स का कोर्स परचेज किया। उनका करेंट अफेयर्स पढ़ने लगे तो लगा कि हाँ भाई बैंकिंग अवेयरनेस करनी है तो गौरव सर से ही करनी है। उसके बाद उनका LIC का कोर्स है तो वो भी लगने लगा हाँ अगर ये पढ़ना है तो ये भी गौरव सर का ही पढ़ना है। तो ऐसे करते करते उनके सारे कोर्स लिए। और मेरे को आज भी लगता है कि जो मेरा सिलेक्शन हुआ है SBIPO में, उसमें अगर किसी ने सब मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया तो गौरव सर के जीके ने किया है। तो नमन, थोड़ा सा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताएं, कैसा था, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए? मैम इंटरव्यू एक्सपीरियंस में तो सबसे पहले जैसे हम इंटरव्यू रूम के अंदर एंटर किए, तो वहाँ पे 5 पैनलिस्ट थे, उसमें से 1 फीमेल थी। तो मैंने तो गौरव सर का इंटरव्यू भी, मॉक इंटरव्यू भी दिया था। तो उन्होंने जैसे बताया था कि सबसे पहले फीमेल को ग्रीट करना है, फीमेल को ग्रीट किया, उसके बाद बाकी सब मेंबर्स को लाइन बाय लाइन मतलब एक डायरेक्शन से ग्रीट किया। उसके बाद चेयरमैन सर का सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आपका नाम क्या, नाम बताया। फिर वो पूछते हैं आपने BSc किया तो उसके बाद आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं। तो इसका तो सबसे अच्छा आंसर गौरव सर के वीडियो से ही मिल जाएगा। उन्होंने जो अपने मॉक इंटरव्यू सेशंस लिए थे जिसमें उन्होंने आंसर समझाया था कि कब क्या देना है। तो उसमें मैंने पूरे बैंकिंग के बेनिफिट्स बताए कि DBT होता है, ये स्कीम्स होती है जो डायरेक्ट मिल सकती है सिटीजन को, और बाकी सिटीजन वेलफेयर के लिए भी बैंक काफी ज्यादा करते हैं, प्लस मेरा इंटरेस्ट था। तो उसको देख के फिर वो टीचिंग पे आ गई कि इसके बाद तो लोग MSc करते हैं, बैंकिंग में क्यों आए। तो फिर मैंने थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने क्वेश्चन पास किया नेक्स्ट पे। तो जो मैम बैठी थी उन्होंने तो एकदम रैंडम ही क्वेश्चन पूछ लिया। उन्होंने पूछा कि अपना वंदे मातरम किसने लिखा है। तो उस समय एकदम मतलब मैं ब्लाइंड था, कुछ याद नहीं आ रहा था, रविंद्रनाथ टैगोर थोड़ा याद था, लेकिन मेरे को लग रहा था काफी ज्यादा गलत है तो मैंने नहीं बोला। फिर एक और सर को पास किया गया। उन्होंने पूछा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, रेडियो एक्टिविटी पे पूछा, सर्किल पे पूछा, और पाइथागोरस थ्योरम पे पूछा। फिर वापस चेयरमैन सर पे आया। फिर उन्होंने पूछा अच्छा आपने कोई और एग्जाम दिया है, तो मैंने बोला सर दिए तो सारे हैं, लेकिन फाइनली सिलेक्शन अभी किसी में नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा क्या मिस्टेक रह गई थी, प्री नहीं निकल लेते तो मेंस नहीं निकल लेते। तो मैंने बताया कि सर प्री तो सारे निकले थे, मेंस नहीं निकला था। तो उन्होंने पूछा क्या मतलब कमी आपको लगी जिसकी वजह से नहीं निकला। तो मैंने यही बोला सर जीके, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चल रहा था, उसमें 0 आए थे। तो उन्होंने पूछा ठीक है तो आपने इसके लिए क्या किया। तो मैंने फिर वही बताया कि गौरव सर की वीडियोस फॉलो की, उसके बाद फाइनेंशियल न्यूज पे ज्यादा फोकस किया और कुछ टर्म्स यूट्यूब से भी पढ़े। फिर उन्होंने पूछा अच्छा कुछ ऐसी स्कीम्स बताओ जो कि बैंकिंग सेक्टर को इम्प्लीमेंट करता है और वो वुमेन्स और स्ट्रीट वेंडर्स, वुमेन्स और SC ST कैटेगरी के लिए होती हो। तो वही अब गौरव सर का बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा हुआ था, तो उसमें से मैंने पूरी पूरी स्कीम्स बताई। मुद्रा स्कीम बताई, स्टार्टअप इंडिया बताई और स्वानिधि बताई। तो जब मैं पूरे ही डिटेल बता रहा था तो फिर वो फिर मुझसे पूछते हैं कि ये तुमने कहाँ पढ़ा था। हमने बोला था गौरव सर की वीडियो में। उन्होंने पूछा अच्छा उन्होंने जितना बात पढ़ा है तुमने बता दिया। हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, अब आप जा सकते हैं। तो ये था पूरा मेरा इंटरव्यू का डिस्क्रिप्शन।
नमन, वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि वहां पे भी आपने बताया कि आपके गुरु कौन है। और आई हाँ एम श्योर दिस इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग टू नो फॉर द एंटायर टीम मैम, इज वेल। सबसे हाँ सबसे ज्यादा अच्छा मोमेंट तो यही था जब उन्होंने ये बोल दिया कि अच्छा उन्होंने इतना सब बताया और आपने सब बता दिया, तो मैंने कहा हाँ बता दिया। तब एक पॉइंट पे लगा कि हाँ इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। वेरी नाइस नमन, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। नमन, सेशन के एंड में कुछ फाइनल टिप्स सजेशन देना चाहेंगे? मैम, पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप तो यही है, कंसिस्टेंसी। मैंने भी जब अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा था तो कई बार ऐसा होता था कि आप इतने डिफिकल्ट पजल पे आ जाते हो या इतनी डिफिकल्ट डीआई पे आते हो तो आपको लगता है कि इसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा है या ये डुएबल ही नहीं है या एग्जाम में नहीं होगा। तो कंसिस्टेंसी आपको कभी ब्रेक नहीं करनी, डेली आपको पैटर्न फॉलो करनी। कई बार मैंने ये भी देखा कि मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं टेबल 2 3 4 दिन तक की नहीं पढ़ता हूँ, तो फिर क्या होता है, कैलकुलेशन स्पीड अपने आप ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। तो एक चीज ये नहीं करनी है। तीसरा जो मैंने किया कि आरआरबी मेंस का जब रिजल्ट आया उसके बाद जीके स्टार्ट की, तो काफी ज्यादा पहले में जो और बच्चे काफी ज्यादा लीड ले चुके थे उससे मैं ऑलरेडी पीछे था और आरआरबी पीओ तो मिस ही हो चुका था। तो यही है कि जीके आप स्टार्टिंग से फॉलो करें। अगर कोई सजेशन मेरा मांगना चाहे तो जीके के लिए तो मैं यही रिफर करूंगा सबको कि जॉर्ज अफसर से ही पढ़े और जीके फर्स्ट डे से ही पढ़े। बाकी और सब्जेक्ट के लिए आप अपने टीचर्स को रेफर कर सकते हैं जिसका भी आपको समझ में आए। प्लस ये आप मेक श्योर करें कि कंसिस्टेंट रहे हमेशा, अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे फोकस करें, डे टू डे बेसिस पे उसको करना है और अपने एक बिलीव रखना है कि हाँ हो जाएगा मेरा। थैंक्स अ लॉट नमन, इट वाज लवली टू हैव यू टुडे, एंड पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक।